शिक्षा नीति 1946 के संदर्भ में आज जो है परिचर्चा करेंगे। वैसे तो हम लोगों ने कुछ संदर्भों की जो है चर्चा पहले भी किया था, जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। आप लोगों ने पुराना वीडियो भी देखा होगा, देखा है कि नहीं आप लोग? देखे हैं सर। हाँ, 1986 की शिक्षा नीति आप लोग के काफी काम बहुत लंबा जो है चला था क्लास उसका, क्योंकि पिछले बार इम्पोर्टेंट था। और 1986 की शिक्षा नीति न पूछ करके 1992 में उसमें जो संशोधन हुए थे, जो कुछ नवीन चीजें जोड़ी गई थी, तो उसी के विषय में पूछ लिया था। तो हो सकता है कि इस बार 1986 की शिक्षा नीति की सिफारिशों की चर्चा करें, इसलिए यह भी टॉपिक जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो इस पे आज हम लोग विचार करेंगे। हमने पिछले कक्षा में इस बात की चर्चा किया था कि 1980 के बाद जो है भारत में राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, दोनों रूप से जो है काफी परिवर्तन हुआ। यदि राजनीतिक की स्थिति में देखा जाए तो उस समय जनता पार्टी की स्थिर सरकार आ गई थी। आर्थिक परेशानियों के संदर्भ में देखा जाए, जो परिवर्तन हुआ था उस समय, तो अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट बहुत ज्यादा गहरा हुआ था। उससे विदेशी जो कोष है, हम लोगों का जो भारतीय कोष था, वह जो है काफी घट गया था। इसलिए आर्थिक स्थिति बहुत चरमरा गई। बजट घाटे में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी। परिणाम हुआ कि तमाम बिंदुओं पर, तो अलग अलग आयामों पर विचार होने लगा, और उन्हीं अलग अलग आयामों के विचारों की श्रृंखला में ही शिक्षा के संदर्भ में भी विचार करना आवश्यक लगा, समाचीन लगा। इसलिए शिक्षा के संदर्भ में भी उस समय विचार हुआ। 1985 में राजीव गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने नई शिक्षा नीति की जो है वकालत की, सिफारिश की कि नई शिक्षा नीति बननी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने चर्चा किया था कि 68 पृष्ठों का एक शिक्षा की चुनौती नीतिगत परिप्रेक्ष्य के हेडिंग के तहत, इसके नाम के तहत वस्तुस्थिति प्रपत्र जो है विचार हेतु बनाया गया। 68 पृष्ठों का वो बना। वह उसमें बहुत शिक्षाविदों को जोड़ा गया था। बहुत जो है अलग अलग क्षेत्रों के लोग उसमें जुड़े हुए थे। उन लोगों ने उसी प्रपत्र के आधार पर जो है तमाम तरह के विचार विमर्श किए, और अंत में वही विचार विमर्श जो है, अंत में हम लोगों का नई शिक्षा नीति 1986 के रूप में परिणित हुआ। मैंने चर्चा किया था उसके 12 भाग में यह नई शिक्षा नीति 1986 की जो शिक्षा नीति बनी, वो 12 भागों में विभाजित थी, 12 खंडों में विभाजित थी। अलग अलग खंडों की हम लोग जो है चर्चा आपको पिछले कक्षाओं में, पिछले वर्ष की कक्षाओं में मैंने किया था। पहला जो है वो प्रस्तावना के रूप में है, भूमिका उसकी है, क्या नई शिक्षा नीति की भूमिका क्या होगी, उसके संदर्भ में उन्होंने विचार अपने रखे हैं। दूसरा, उन्होंने शिक्षा का सार या उसकी भूमिका क्या होगी, उस संदर्भ में, क्योंकि नैतिक मूल्य बदल रहे थे, तमाम तरह के परिवर्तन हो रहे थे, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, तो नैतिक मूल्यों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती जा रही थी कि नैतिक मूल्यों का क्या होगा, क्योंकि नैतिक मूल्य गिरते जा रहे थे। तो ये संदर्भ जो है शिक्षा के सार में सारी बातों को लिखा गया है। तीसरा जो अध्याय हो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में था, जिसपे हम लोगों ने चर्चा पिछली कक्षा में थोड़ी बहुत किया, जिसमें मैंने बताया था कि शिक्षा ऐसी हो जो बिना किसी जात पात के भाव का हो, उसमें जातिगत कोई भेदभाव न हो, उसमें धर्म का कोई जो है जुड़ा उस तरह से न हो, उसके आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, या स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न हो, या लिंग के आधार पर। यानी संविधान के अनुच्छेद 15 को ध्यान में रखते हुए, जिसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है, उस उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति जो 1986 की बनी, जो आज के संदर्भ में वो सबसे जो है सेकंड लास्ट शिक्षा नीति बनी, उसके बाद ही 2020 की जो है शिक्षा नीति नहीं आई है। तो उसमें इन सारे भेदों को दूर करते हुए शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए, इस पर विचार विमर्श किया, इस बातों को उसमें जोड़ा गया। शिक्षा की संरचना को लेकर के हमने उसमें परिचर्चा किया था कि जो कोठारी आयोग ने एक स्ट्रक्चर बनाया था 8+2+3 की, उसको लागू करने की बात इसमें भी दोहराई गई कि उसी को लागू करने की बात की जाए। शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित हो, नेशनल लेवल पर एक तरह के करिकुलम बने,
एक तरह के सिलेबस की स्थिति बने, ऐसी इसमें विचार मंथन किया गया, ऐसी बातें इसमें सामने आई और उन्होंने इसके 2 भागों पे चर्चा किया कि इसके जो करिकुलम होंगे उसके 2 भाग बना दिए जाएँगे। एक अनिवार्य अंग हो जाएगा और एक लचीलापन होगा। उसके साथ ये रहेगा कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ऐसी वाली स्थिति बने। तो उन्होंने कहा कि जो अनिवार्य अंग होगा, उसमें कुछ चीज़ों को उन्होंने जोड़ने की वकालत किया। उसमें बताया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास उसमें ज़रूरी है। राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित अनिवार्य तत्व उसमें जो है होने चाहिए, जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करते हों। यानी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होनी चाहिए शिक्षा में जो है, जो सिलेबस हो, करिकुलम। अन्य चीज़ें उन्होंने बताया कि उस जो एक अनिवार्य अंग जो होगा, उसमें संवैधानिक ज़िम्मेदारियों का भी जो है ज़िक्र होना चाहिए। यानी ये मुद्दे जो है किसी एक विषय का हिस्सा न होकर जितने भी विषय हैं, सारे विषयों का हिस्सा ये अपने आप में बने। सारे विषयों के हिस्सा जब ये बनेंगे, तब जाके हमारी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ जो मूल रूप उनको होनी चाहिए, वो बन पाएँ। अब उसकी स्थिति ऐसी हो जिसमें कि वो अपने आप में पूर्णता को अभिव्यक्त करने वाली स्थिति बने, वैसी स्थिति को प्रदान करने की कोशिश उन्होंने किया। इस शिक्षा नीति में इस अध्याय में जो है तीसरे में यह भी बात की गई कि यूजीसी जैसी संस्थाएं जो हैं, अनुसंधान परिषदें जो हैं, अलग-अलग रूपों में जो देखने को हम लोगों को मिलती हैं, उनके संदर्भ में भी ये बातें सामने आई कि उनको भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। यदि वो संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी, तो हमारी जो शिक्षा की नीतियाँ हैं, वह बहुत बेहतर नहीं हो सकती। इसलिए उन संस्थाओं को भी मजबूत करने की हमें ज़रूरत है, उन संस्थाओं को भी मजबूत किया जाए। शोध से संबंधित जो कार्य हैं, वह भी जो है बहुत अच्छे तरीके से हों, उनमें भी जो है कुशलताएँ आए, तो उनके संदर्भ में भी उन्होंने बात की। यानी चारों तरफ से जो है अच्छाइयाँ कैसे आएँ, उनके संदर्भ में जो है नई शिक्षा नीति में सारी बातों को किया गया। तो इस तरह से जो है भाग 3 में जो है शैक्षिक ढांचे के संदर्भ में एक तरह से शैक्षिक संरचना के संदर्भ में बातें जो है सामने आई, तो उसके हिसाब से सारी बातें कैसे की जा सकती हैं, तो उन संदर्भों को भी उनमें शामिल किया गया। अगली भाग के रूप में हम लोग भाग 4 को देखेंगे, तो भाग 4 जो मेरा है, उसमें समानता के लिए शिक्षा की बात की गई। शिक्षा में समानता कैसे आए, यानी हम लोग संविधान के मूल जो हमारा मूलाधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसमें समानता की बात की। तो वह समानता कहाँ-कहाँ दिखे, किस-किस स्तरों पर दिखे, इसकी भी विचार जो है बहुत ज़रूरी है। तो समानता का स्तर किस प्रकार का हो, कहाँ से हो, किस तरह से हो, तो इसमें विषमताएँ ना आए। पहली चीज़ें उसमें उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति जो है, विषमताओं को दूर करे। जहाँ-जहाँ भी जिस-जिस क्षेत्र में विषमताएँ हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत होती है। उन विषमताओं को दूर यदि नहीं करेंगे, तो स्थितियाँ जो हैं हमारी बिगड़ेंगी। इसके तहत अब जो है जो वंचित रह गए, विषमताएँ कहाँ पे हैं? बहुत जो समाज के ऐसे लोग हैं, जिनके घर तक शिक्षा की लौ नहीं जगी, लौ नहीं जली। तो ऐसे जो वंचित हैं, वैसे जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनकी स्थिति जो है उस तरह की नहीं है, तो उनके संदर्भ में इन्होंने अपनी बात को रखा। ये जो है इसके तहत जो वंचित रह गए हैं, उन्हें शिक्षा का जो है समान अवसर दिया जाए। अच्छा, वंचितों में एक बहुत बड़ी चीज़ें जो है हम लोगों को देखने को मिलती है, वो महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में इस शिक्षा नीति में भाग 4 में जो समानता के लिए शिक्षा की उन्होंने बात बताई, तो उसमें भाग 4 में उन्होंने महिलाओं के विशेष संदर्भ में अपनी बातों को रखा। तो महिलाओं के विशेष संदर्भ में इन्होंने क्या कहा कि उनकी समानता के लिए शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि महिलाओं को मुख्यधारा में जब तक नहीं जोड़ा जाएगा, वो जो है पुरुषों के बराबरी के हिसाब से जो है यदि उनकी शिक्षा नहीं होगी, पुरुषों की शिक्षा चूँकि प्रतिशतता के हिसाब से साक्षरता को भी देखें तो हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है। तो महिलाओं की शिक्षा जो है पुरुषों के आस-पास उनके बराबर हो, ऐसी व्यवस्था कैसे की जाए? इसके तहत उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था ऐसी प्रभावी ढंग से काम करे या ऐसा दखल दे ये नई राष्ट्रीय शिक्षा, जिससे महिलाओं को अब तक जो है, जो अबला समझी जाती थी, जो कमज़ोर समझी जाती थी, वह समर्थवान दिखें, उनमें वो सशक्त हों, उनमें भी जो है मजबूती दिखे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की जो प्राथमिक शिक्षा से जो वंचित, मूल रूप से तो प्राथमिक शिक्षा से ही वंचित हो जाती है महिला।
तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से जो वंचित हो जाती थी, जो रुकावटें आती थी उनकी शिक्षा के संदर्भ में कि जो है किसी कारणवश वो जो है प्राथमिक शिक्षा नहीं कर पाती थी, उनको उन्होंने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है। उनको क्या करने की जरूरत है? सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है, जिससे कि प्राथमिक शिक्षा उनकी जो है अच्छी तरह से हो सके। प्राथमिक शिक्षा यदि उनकी अच्छी तरह से नहीं होगी तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। अगली उन्होंने बात महिलाओं की शिक्षा के संदर्भ में कहा कि विभिन्न स्तरों पर तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा, जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसमें महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जाए। टेक्निकल चीजें भी महिलाएं जाने, या जो भी प्रोफेशनल कोर्स हो रहे हैं, जो व्यावसायिक शिक्षाएं हमारी हो रही हैं, उनमें भी उनकी भागीदारी को बढ़ाना होगा, तभी हम उनके साथ न्याय कर पाएंगे। या महिलाओं की समानता की शिक्षा की जो बात हम लोग कर रहे हैं, या विषमता को दूर करने की जो बात कर रहे हैं, वह विषमता तभी दूर हो सकती है कि उनको उस जगह पे भी जो है अवसर दिया जाए, वहां पे भी उनकी मजबूती प्रदान। उन्होंने उसी क्रम में जोड़ा कि लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की नीति पर पूरा, कोई लड़का क्या है, लड़की क्या है, इसका जो है कोई दृष्टिकोण लोगों के दोनों स्थिति पर, न तो कागज के स्तर पर, न तो विचार के स्तर पर। इस शिक्षा नीति में यह बात भी जो है सामने आई कि अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों और लड़कों में भेद कर दिया जाता है, तो लड़के और लड़कियों में जो भेद की प्रक्रियाएं हैं वह किसी भी स्तर पर न हो। तो वह भेद कैसे न हो भाई, तो इस शिक्षा नीति में वो सारी बातें जो है बताई गई कि इसका भेद जो है किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। और इसके लिए विशेष जोर देकर के इस बात को कहा गया कि यह समानता तभी आ सकती है जब इस तरह की स्थितियां बने। और जो पारंपरिक पाठ्यक्रम है उसके जगह पे व्यावसायिक, क्योंकि महिलाएं ट्रेडिशनल वर्क जो है बहुत ज्यादा करने की जो है उनकी रवैया रही है, उस तरह की परंपरा की तरफ लोग जो है आकर्षित करते हैं कि महिलाओं का यही काम है, जो ट्रेडिशनल उनका है। तो जो है लिंग मूलक जो विभाजन है उसको दूर करने की उन्होंने बात कही कि ये विभाजन जो है दूर होना चाहिए। तो महिलाओं के संदर्भ में उन्होंने बात कहा। अनुसूचित जातियों की शिक्षा कैसी हो उसके संदर्भ में भी, क्योंकि समानता की बात की जा रही तो सब जगहों पे जहां पे भी लोग पिछड़े हुए हैं, मैंने पहले ही बताया कि जो पिछड़े हुए हैं, जो वंचित रह गए हैं, जिनको अभी तक शिक्षा की मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया है, उनको कैसे जोड़ा है, इसी संदर्भ में भाग जो है इस भाग की चर्चा की गई है। तो इसमें जो है आपको खास करके अनुसूचित जातियों के संदर्भ में भी बात की गई। उन्होंने कहा कि इनको भी शिक्षा का जो है अवसर मिलना चाहिए, शैक्षिक विकास पर बल दिया जाए, जिससे वो गैर अनुसूचित जो है जाति, जो अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति है, उनके बराबर कैसे आ सकते हैं, यानी कि बराबरी कैसे करते हैं। और यह बराबरी सभी क्षेत्रों में, केवल एक क्षेत्रों में बराबरी की बात ये नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसके लिए 4 आयामों पर बराबरी की बात की। ये बराबरी तो की जाए, लेकिन यह बराबरी 4 आयामों पर देखी जानी चाहिए, या 4 आयामों पर यह बराबरी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ग्रामीण पुरुषों, ये जो अनुसूचित जातियों की जो शिक्षा है वह ग्रामीण पुरुषों के संदर्भ में जो है बराबरी का अवसर होना चाहिए। फिर ग्रामीण स्त्रियों के संदर्भ में बराबरी, क्योंकि स्त्रियों को भी आप नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति के पुरुष वर्ग पिछड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनको भी इसमें शामिल करनी चाहिए। और शहरी क्षेत्र की जो स्त्रियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो 4 आयामों पर इनको शामिल करने की बात की। और इस संदर्भ में इन्होंने कहा कि इस मकसद को पूरा कैसे किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष और महिलाएं और शहरी क्षेत्र के पुरुष और महिलाएं, ये दोनों को बराबरी में कैसे लाया जाए, उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। इनके लिए उन्होंने कहा कि जो निर्धन परिवार है, क्या किया जाए भाई इसके लिए, तो निर्धन जो परिवार है उनको प्रोत्साहित किया जाए कि जो उसमें आए और अपने बच्चों को 14 वर्ष की उम्र तक जो है नियमित रूप से स्कूल भेज सकें। तो इस तरह का प्रोत्साहन उनको देने की जरूरत है। उसके साथ उन्होंने बताया कि निम्न व्यवसाय में लगे, कुछ ऐसे व्यवसाय में जो लगे हुए उनके जो है सभी बच्चों को, एक बच्चा नहीं सभी बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से शुरू की, यानी कक्षा 1 से ही उनको छात्रवृत्ति दे करके उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। किनको जोड़ा जाए उसमें, तो उन्होंने कहा कि जो सफाई कर्मचारी, जो स्वच्छता अभियान के तहत जो है सारे लोग जो जुड़े हुए, यानी जो आपके नगर निगम के सफाई कर्मचारी, जहां भी सफाई कर्मचारी, उनके सभी बच्चों को कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 10 तक की बड़ी अच्छी योजना इन्होंने इसमें लाई, अच्छी सिफारिश उन्होंने किया कि उनको पूरा का पूरा जो है छात्रवृत्ति
उनको दिया जाए, जिससे कि उनको पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत नहीं। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि जो पशुओं के चमड़ी उतारते हैं, आप देखते होंगे कि गांव के बहुत लोग ऐसे हैं जो मवेशी मर जाते हैं तो उनके चमड़े को निकाल करके और अलग-अलग कार्यों में उसका उपयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों इस कार्य से इस कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए लोग जो होंगे, उनके सभी बच्चों को छात्रवृत्ति योजना के तहत जो है छात्रवृत्ति देकर उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों में से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनमें से शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि केवल उनको पढ़ने का ही अवसर दिया जाए तो उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको नियुक्ति के स्तर में भी जो है उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों के लिए जो है उन्होंने कहा कि जिला केंद्रों पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए जो है छात्रावास की भी व्यवस्था उन्होंने बनाने की कोशिश की। आज तमाम तरह के अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास बने हुए हैं शिक्षा के लिए। उन्होंने कहा कि उनकी सुविधाएं क्रमिक रूप से धीरे-धीरे बढ़ाई जानी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि समानता के स्तर पर जो है महिलाओं की स्थिति किस तरह की होनी चाहिए, उनके संदर्भ में क्या-क्या प्रावधान होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि अनुसूचित जातियों की जो शिक्षा है, वह किस स्तर पर होनी चाहिए। अगला जो है उन्होंने समानता के स्तर पर शिक्षा की जो व्यवस्था की बात कही, उसमें उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए भी बात कही कि उनके लिए भी शिक्षा का कुछ प्रावधान होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों की जो है अन्य लोगों की बराबरी के लिए निम्न कार्य किए जाने चाहिए। वह भी अन्य लोगों की बराबरी हो, यानी सब लोग बराबरी की मुख्य धारा में जो है वर्टिकल जो है कंडीशन हमारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा हॉरिजॉन्टल कंडीशन होना चाहिए कि एक लाइन में सारे वर्ग जो है दिखे। ये नहीं कि कोई ऊपर दिखे, कोई नीचे दिखे शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि वह जो है क्षैतिज रूप से सारे लोग दिखने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी भी भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी जो इलाका है, वहाँ पर विद्यालय खोले जाएँ। वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय खोल करके प्राथमिक शिक्षा दी जाए। बहुत से अनुसूचित जनजाति के ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ पे उनकी अधिकता है, जहाँ पे वो अधिक रहते हैं। वहाँ पे विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पे विद्यालय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि विद्यालय, क्योंकि जब तक विद्यालय नहीं खुलेगा, पढ़ने कहाँ जाए। तो आदिवासी इलाके जो हैं, जो भी आपके मध्य प्रदेश, भारत के जिन-जिन आदिवासी इलाकों की आप बात करिए, वहाँ पे सारे जगहों पर उन्होंने कहा कि विद्यालय खोलने की ज़रूरत है। कहा कि शुरुआत में उन विद्यालयों में उनको आदिवासी भाषा का उपयोग किए जाए। उसमें क्या किए जाएँगे? आदिवासी भाषा, क्योंकि वो आदिवासी भाषा ही साझे समझते हैं। फिर कहते हैं कि कुछ वर्षों के बाद, यानी कुछ समय बीतने के बाद, कुछ कक्षाओं में कुछ भाषा का उनका अपना ज्ञान हुआ, कुछ क्षेत्र दायरा बढ़ा, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, अलग-अलग क्षेत्रों से विविधताएँ उनके जीवन में जब आने लगी, तो ऐसी स्थिति में जो है उन्होंने बताया कि उसमें क्या करना होगा कि उनको कुछ वर्षों बाद क्षेत्रीय भाषा जो उस क्षेत्र की जो भाषा, उसके माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी अन्य भाषाओं को भी वो सीखें। अब कहा कि बहुत से आदिवासी ऐसे भी होते हैं या कुछ ऐसे आदिवासी होते हैं जो पढ़े-लिखे, तो जो पढ़े-लिखे होते हैं, उनके लिए उन्होंने बताया कि उनको भी जो है, वो जो पढ़े-लिखे हैं, उनको रोजगार की मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है। जो पढ़े लिखे गए, जो नहीं पढ़े हैं, उनको तो पढ़ने की व्यवस्था करनी है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए क्या योजना जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए क्या योजना है भाई? तो उनके लिए भी तो कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उनके लिए यदि कोई व्यवस्था नहीं होगी तो बात तो बिगड़ जाएगी। तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हमारी होनी चाहिए। तो उनके लिए व्यवस्था के रूप में उन्होंने कहा कि भाई उनको जो है प्रशिक्षण दे करके शिक्षा में उनको जुड़ने की जरूरत है। यदि उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो शिक्षा में वो जुड़ेंगे कैसे? तो उनको नौकरी की तरफ आकर्षित करने की बात की गई कि वो नौकरी में कैसे आकर्षित। तो ये व्यवस्था उनके उनके लिए की गई। फिर कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में निम्न शिक्षा केंद्र खोले जाए भाई, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का केंद्र खोला जाए। जैसे हम लोगों के आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं, तो उनके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाए। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले जाएँ। प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए जो बड़े उम्र के हो गए हैं, वो 15 से 35 के साल की अवस्था के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए भी तो शिक्षा की कोई व्यवस्था करनी है। तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले जाएँ, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र खोले जाएँ। तो इस तरह के आदिवासी क्षेत्रों में भी शिक्षा के केंद्र खोले जाएँ, जिससे कि उनकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न हो, वह शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ जाए। अब उच्च शिक्षा की बात आई, उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में जो है
तकनीकी और व्यावसायिक पढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया जाए, उनके लिए भी जो है ये बात की गई। आदिवासियों के समृद्ध जो सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक अस्मिता है और विशाल सृजनात्मक प्रतिभा के बारे में चेतना सभी स्तरों पर के पाठ्यक्रम में जो है उसका हिस्सा बने। यानी आदिवासी क्षेत्रों की जो संस्कृति है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो अस्मिता से जुड़ी हुई चीजें, उसको भी हम सिलेबस में शामिल करें, पाठ्यक्रमों का हिस्सा बने, जिससे कि अन्य लोग भी उसके विषय में जाने और अच्छी भाव उनके विषय में रखें। तो हम लोगों ने 3 जो है चीजों के संदर्भ में चर्चा किया। महिलाओं की शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, अनुसूचित जातियों की शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा किस तरह की। अब वंचित वर्ग में और कौन आता है? वंचित वर्ग में विकलांगों की शिक्षा की बात की जा सकती है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपने देखा कि हाई कोर्ट ने विकलांगों के लिए जो 4% जो है नौकरी में, शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण की व्यवस्था है, वह बिहार गवर्नमेंट ने नहीं किया था, जो उसको लागू करने के लिए वकालत किया और डिसीजन आया कि नहीं, विकलांग लोगों को भी जो है आरक्षित श्रेणी में रखकर उनके साथ यस भी सर। अलग से प्रावधान किया जाए। तो विकलांगों की शिक्षा की वकालत पहले से भी की जाती रही। 1986 की शिक्षा नीति में के संदर्भ में भी हम लोग देखें, उन्होंने कहा कि जो शारीरिक रूप से विकलांगता 2 तरह की होती है, एक शारीरिक विकलांगता होती है, एक मानसिक विकलांगता होती है। तो दोनों तरह के लोगों की विकलांगता होती है और दोनों को शिक्षा के उद्देश्य ये होना चाहिए कि समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो है वो चल सके। ऐसा नहीं हो कि उनके विकलांगता की वजह से उनको हीन भावना से देखा जाए। सामान्य तरीके से प्रगति हो, उनके लिए ध्यान रखा जाए कि उनकी शिक्षा की भी प्रगति सामान्य हो, भरोसा उन्हें हो, हिम्मत के साथ जिंदगी जिए, ऐसी व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। इस संभावनाओं में निम्नलिखित जो है उन्होंने प्रावधान की बात की नई शिक्षा नीति में। यदि उन्होंने कहा कि यदि विकलांग मामूली हो, यानी हाथ पैर की हल्की सी यदि विकलांगता हो, तो ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि पढ़ाई का काम जो है वो पढ़ाई आम बच्चों के साथ, उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। यानी जिसकी विकलांगता कम हो, उनकी जो है काम चलने लायक विकलांगता, उस तरह की विकलांगता नहीं हो कि एकदम जो है असहाय है, असहज है। तो सामान्य विकलांगता की स्थिति में उन्होंने एक प्रावधान बताया कि उनको जो है सामान्य बच्चों के साथ ही उनकी शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए। अगली बात उन्होंने बताया कि जो गंभीर रूप से विकलांग बच्चे, थोड़ी बहुत विकलांगता उनमें नहीं है, गंभीर रूप से विकलांग बच्चे हैं, इनके लिए छात्रावास वाली खास व्यवस्था करनी चाहिए। इनको अलग से हॉस्टल जो है में रखने की व्यवस्था करनी चाहिए, जहां से ये जो है शिक्षा में किसी प्रकार की इनकी रुकावट नहीं। आपने देखा होगा अब की बार के आप लोगों के बैच में एक आध लोग ऐसे हैं जिनका विद्यालय में आना बड़ी मुश्किल है। पिछले के पीछे के भी बैच में इस तरह के बच्चे थे। विद्यालय आना उनके लिए बहुत ही टफ कार्य है। कैसे वो विद्यालय आएंगे, कैसे जाएंगे? तो इस तरह की स्थितियां बनी रहती हैं, तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो उसी को, उस तरह की स्थितियों को ही ध्यान में रखते हुए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रावधान किया कि उनके लिए छात्रावास बनाने की जरूरत। इनके लिए एक और प्रावधान उन्होंने किया कि विकलांगों के लिए जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है, वो पर्याप्त उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि वो भी ट्रेनिंग लेकर के रोजगार परक अवस्था में आए और विभिन्न तरह के रोजगारों को पाए। शिक्षकों को, जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है, खास करके प्राथमिक शिक्षकों, इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए कि वो जो है विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को समझ सकें। बहुत तो टीचर विकलांगों की कठिनाइयों को समझ भी नहीं, परिणाम होता है कि उनके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं कर पाते हैं जो उनके लिए जरूरी। तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, इस तरह की ट्रेनिंग दिया जाए कि विकलांगों के लिए उनके मन में उनके जो है उनकी जो जानकारियां हैं वो किस स्तर की होनी चाहिए, उनकी समझ किस तरह की होनी चाहिए। वो ठीक तरह से यदि समझेंगे तो उनके साथ ठीक तरह से व्यवहार भी करें। एक अगला पॉइंट हम लोग जल्दी जल्दी इस पॉइंट को लेंगे क्योंकि समय जो है समाप्ति की स्थिति में। एक बचा है प्रौढ़ शिक्षा। शिक्षा से वंचित यदि कोई होता है तो वह बहुत अच्छी बात नहीं। वो चाहे बच्चे हों, चाहे नौजवान हों, बूढ़े हों, शिक्षा पाने का अधिकार सबको है। आज तो फंडामेंटल राइट बन गया, लेकिन पहले फंडामेंटल राइट नहीं हुआ करता था। लेकिन शिक्षा पाना सबका जो है अधिकार है, सबको अधिकार ये मिलना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में इसीलिए कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्त है। शिक्षा वह है जो हमारे अज्ञान और दमन से मुक्ति दिलाती है, हमारे जो अज्ञान है, जो अंधकार है, उससे मुक्ति दिलाती है।
और जो यह अंधकार से मुक्ति दिलाने वाली शिक्षा है, यदि वह सबको नहीं प्राप्त होती, तो हमारी शिक्षा की नीतियाँ अधूरी हैं, शिक्षा की हमारी व्यवस्था अधूरी है, हमारा जो विकास है, वह भी हमारा कोई भी पूरा नहीं। इसलिए प्रौढ़ों के लिए, तो प्रौढ़ में हम कितने वर्ष के लोगों को रखते हैं मूल रूप से? मूल रूप से 15 से 35 वर्ष के लोगों को प्रौढ़ता के अंदर कर सकते हैं, तो उनकी भी शिक्षा हमारी होनी चाहिए। तो कहा गया कि शिक्षा की इस परिकल्पना के तहत व्यक्ति को लिखना, पढ़ना आना चाहिए। ऐसा न हो कि पहले की तरह जो है अपने पत्र को पढ़वाने के लिए लोग दूसरे के पास जाते थे और उस पत्र को पढ़ते थे, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अतः उन्होंने कहा कि साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा का महत्व अधिक है और उनको भी इस शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने कई अलग-अलग जो हमारे शिक्षा जगत से जो वंचित रह गए थे लोग, अलग-अलग बहुत लोग जो वंचित रह गए थे, उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समानता के अवसर के आधार पर उनका जो है सिफारिशें की प्रावधान उन्होंने किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के संदर्भ में बातें की, हम लोगों ने देखा कि अनुसूचित जातियों के संदर्भ में बातें की, अनुसूचित जाति के संदर्भ में शिक्षा में समानता का अवसर लाने की बात कही, विकलांगों की शिक्षा के संदर्भ में बात की, साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा की भी उन्होंने वकालत की, उसकी भी उन्होंने सिफारिश किया। इस प्रकार से हम लोगों का ये भाग समाप्त होता है। अगला जो है कल हम लोग जो है अगले भाग पे चर्चा